तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था एक्सरसाइज 10.3 का विद एनसीईआरटी स्ट्रेट लाइन। तो उस डिस्कशन को मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ और सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा हर क्वेश्चन में रिवीजन भी करा दूंगा। तो इसलिए आगे ये कंटिन्यू करता हूँ मैं लेक्चर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो चुकी है। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन, क्वेश्चन को पहले हम लोग रीड करते हैं। क्या लिखा है? लिखा है टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। तो बच्चों दो लाइंस पहले हम लोग बना लेते हैं। ये आपके पास हो गई दो लाइंस। ये किसी एक पॉइंट से बच्चों पास हो रही है, वो पॉइंट को भी हम लोग बना लेते हैं। ये वो पॉइंट है। तो वो जो पॉइंट है बच्चों किससे पास हो रही है? 2,3 से। तो बच्चों 2,3 से पास कर रही है, तो दैट मीन्स हमें ऐसा लगता है कि 2,3 क्या होगा? इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तभी वो दोनों एक साथ इसी पॉइंट से पास करेंगे। करेंगी ना? इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बच्चों वो इंटरसेक्ट करती है किस एंगल पे? 60 डिग्री पे। इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2। बच्चों एक लाइन का स्लोप जो है वो 2 है। तो पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो बच्चों इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। तो तुम कहोगे सर किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो हमें उसका एक फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए और उसका स्लोप पता होना चाहिए, तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, विच इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो सर हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि जो हमारी गिवन लाइन है ना, उसका फिक्स पॉइंट तो पता है कि वो 2,3 से पास कर रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसका स्लोप कितना है। तो तुम कहोगे सर आपने एक बार कंसेप्ट बताया था एंगल बिटवीन टू लाइंस, आप उसका कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप यस बताओ बेटा क्या होता है फॉर्मूला? यस बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2। और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। यहां पर बच्चों लाइंस पैरेलल भी नहीं है और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री भी नहीं है। तो यहां पर हमको जनरल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा एंगल बिटवीन टू लाइंस का। तो जिन बच्चों को एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं पता है तो मैं इनको एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि उसके लिए क्या करना होता है। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे शॉर्ट में फिर से समझने की कोशिश करिए। जैसे आपके पास एक लाइन ये है, समझिएगा जरा, और दूसरी लाइन बच्चों ये मैंने दो लाइंस आपको बनाई। ठीक, इस लाइन का जो एंगल है बच्चों ये अल्फा है, इस लाइन का एंगल बच्चों ये बीटा है। हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी ये एंगल चाहिए। तो बच्चों आपको क्लियर कट ये समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan अल्फा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan बीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल क्या बन रहा है? बीटा। क्योंकि बच्चों मैंने आपको सिखाया था ना कि भाई कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका tan लेने पर हमारे पास क्या आ जाता है? स्लोप आ जाता है। ये बात तो आपको पता ही है। तो ये स्लोप हो गया m1, ये हो गया स्लोप m2। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें दोनों लाइंस का एंगल पता है, नहीं दोनों लाइंस का स्लोप पता है। दैट मीन्स हमें इनके बीच का एंगल चाहिए। तो ये बच्चों को एंगल चाहिए। और अगर आप ये एंगल ध्यान से देखेंगे तो बच्चों आपको यहां पर नजर आएगा कि भाई ये जो ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है अल्फा। क्या एंगल? अल्फा। तो आप क्या लिख दोगे? कहोगे सर यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकते हैं कि जो अल्फा होगा वो थीटा प्लस बीटा के इक्वल होगा। दैट मीन्स सर यहाँ पे जो थीटा होगा ना वो अल्फा माइनस बीटा होगा। दैट मीन्स बच्चों आपको क्या इवेल्युएट करना है? अल्फा माइनस बीटा। क्योंकि अल्फा माइनस बीटा ही क्या है? अल्फा माइनस बीटा आपका थीटा है, यानी उन दो लाइंस के बीच का एंगल है। और बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने की वजह से ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, अगर हम इन दोनों तरफ tan ले लें। क्या ले लें? tan ले लें। तो सर हमें लगता है कि tan के फॉर्मूले सर आपने काफी दफे बताए हैं, तो शायद इस बार हम बता लेंगे। जस्ट tan a माइनस बी। tan ऑफ a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो तुम लोगों के सर ये हो गया tan थीटा। तो tan थीटा सर tan अल्फा कितना है? सर tan अल्फा है m1। tan बीटा क्या है? m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपका tan थीटा निकल करके आ गया है। और बच्चों आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं पूरे पर? बताइए। मॉड लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिखाया गया था
कि भैया ये जो थीटा होता है ना, बेसिकली ये एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है? एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल का जो टैन होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसलिए बच्चों हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? मॉड भी लगा दिया, या यूं कहें तो आप जनरल फॉर्मूला ही ये सीधा सीधा याद कर लीजिए कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कभी भी आपको यूज करना हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट लगा सकते। प्रूफ करने की नीड नहीं है, ये तो मैंने आपको प्रूफ करके सिखाया है। तो कहोगे सर अब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा देंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस का। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस कितना है? 60 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे? टैन, लिखना स्टार्ट करिए भाई सारे बच्चे। लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू मॉड के अंदर क्या लिखोगे? m1 - m2। तो बच्चों m2 को आप m मान लीजिए, ठीक है। चलिए m1 - m2, या मॉड लगाए ना, कुछ भी लिख दो, या 2 - m, या m - 2, एक ही बात पड़ेगी मॉड हटाने के बाद। तो m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नोटेशन बच्चों थोड़े मैं सही कर देता हूँ। ये हो गया आपका m1, ये हो गया m2। m2 - m1 भी लिख सकते हैं, m1 - m2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों? 1 + m1 m2 होता है ना। तो यहां तक तो आप पहुंच गए, चेक करिए। m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। बच्चों tan 60 की वैल्यू आप हमको बताओगे कितनी होती है? कहोगे सर √3 होती है। तो ये क्या हो गया? मॉड के अंदर m - 2 अपॉन 1 + 2m। और बच्चों आपको एक बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि भाई कभी भी मॉड x इज इक्वल टू a होता है, और अगर a पॉजिटिव है तो x क्या होता है? ±a होता है। आप इसको प्लीज याद रखिए अगर आप भूल गए हैं। क्योंकि बच्चों अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई वेरीफाई करना चाहो तो मैं वेरीफाई वेरीफाई करवा देता हूँ, जस्ट वेट। जैसे बच्चों अगर किसी ने लिख दिया, कोई भी बालक है, मान लीजिए उसने धरती पे लिख दिया कि सर मॉड x बराबर 2 है, तो तुम कहोगे सर 2 पॉजिटिव है, तो x क्या होगा? +-2। तो मुझे ये समझ में आना चाहिए ना कि भाई आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, आप इसका सॉल्यूशन बता रहे हो कि +2 भी है -2 भी है। तो आप -2 डालोगे तो -2 का भी मॉड 2 आएगा, और 2 डालोगे इसमें तो 2 का मॉड भी 2 आएगा। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो गए, +-2। लेकिन बच्चों वो मॉड x इज इक्वल टू ए में ए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन कहोगे सर ए पॉजिटिव होना चाहिए मतलब 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी आप +- ए लिखते हैं। लेकिन सर अगर ये नेगेटिव हो गया तो तुम कहोगे अगर मॉड x इज इक्वल टू -2 है तो किसी का भी मॉड नेगेटिव तो हो नहीं सकता। जब किसी का मॉड नेगेटिव ही नहीं हो सकता तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नल सॉल्यूशन, फाई, नो सॉल्यूशन। समझ में आया? बच्चों आप याद रखिए, अगर मॉड x इज इक्वल टू ए लिखा है और ए क्या है? ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो x क्या होगा? +-a। और मॉड x इज इक्वल टू ए है और ए आपका नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि किसी का भी मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ गए? तो बच्चों यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा +-√3। ठीक है। तो बच्चों एक बार हम +√3 ले लेते हैं। तो बच्चों हम एक बार यहाँ पर +√3 ले लेते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर +√3 ले लिया तो ये क्या बन गया? क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हम कर देते हैं। चलिए भाई इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? √3 +2√3m। ठीक है, ये बन गया √3 +2√3m। इतना समझ में आ गया बच्चों? जरा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या आया? √3 +2√3m इज इक्वल टू m - 2। अब बच्चों यहां से हम m निकालेंगे जल्दी से। तो m कैसे इवेल्युएट करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? हम यहाँ पे लिखते हैं √3 + 2 इज इक्वल टू m टाइम्स -2√3m। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया √3 + 2 इज इक्वल टू m, कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 1 - 2√3। तो बच्चों यहां से देखो तुम्हारा एक m निकल के आ गया, विच इज √3 + 2 अपॉन 1 - 2√3। उसी तरह से बच्चों आपको क्या वर्किंग करनी होगी? आप यहाँ पर अभी आपने +√3 लेके सॉल्व किया था, अब आप क्या करेंगे? -√3 लेके सॉल्व करेंगे तो दूसरी m की वैल्यू आएंगी। ठीक है ना? तो बच्चों जब आपके पास ऐसे दो m की वैल्यूज आ जाएंगी तो आप इस लाइन की इक्वेशन फाइनली लिख लोगे। तो बच्चों अभी हम एक इक्वेशन तो आपको लिख ही देते हैं, दूसरी इक्वेशन आप खुद निकाल लीजिएगा। m की वैल्यू मतलब √3 की जगह -√3 लिख करके। चलिए भाई, तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों? जरा लिख दीजिए जल्दी से। y
माइनस y1 is 3 इज इक्वल टू m टाइम्स m, बच्चों आपने क्या निकाला, √3 -2 अपॉन 1 -2 √3। ठीक है, y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x -x1। तो बच्चों ये जो अभी मैंने आपको लिखा है ना, ये आपका आंसर हो गया। बताओ बेटा। ओके, चेक कर लेते हैं यहाँ पे बच्चों, √3 + 2 है, बस ये देख लीजिएगा। तो बच्चों अगर आप ये आंसर लिख ले जाते हैं एग्जाम में तो समझ लीजिए आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन करना था। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन अभी आपको सक्सेसफुली मैंने करके बताया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं, अभी आपको और ज्यादा फिर समझ में आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करने वाले हैं 13। यहां से बच्चों जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 13 क्वेश्चन तो स्कूल का ही क्वेश्चन है और ये स्कूल में बहुत ज्यादा आपको मिलेगा भी। हो सकता है अभी आपके एग्जाम वगैरह में भी आ गया हो, हाफ ईयरलीज में जिनको स्कूल में स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया गया हो। ये बहुत ही बच्चों कॉमन क्वेश्चन है और बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आईसीएससी बोर्ड में क्लास 10th में एमएल अग्रवाल में भी कराया जाता है। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट बाइसेक्टर। राइट का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर। राइट बाइसेक्टर मतलब बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मेरे ख्याल से आईसीएससी जो बोर्ड के जो बच्चे होंगे उनको ये क्वेश्चन पहले से ही पता होगा। देखिए तो 3,4 हो गया और ये पॉइंट हो गया -1,2। हमें क्या निकालना है इसका, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये होगी। ये दोनों लेंथ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब बच्चों ये क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। और मिड पॉइंट तो बच्चों आप क्लास 10th में भी पढ़े थे कि भाई सारे बोर्ड्स में मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, x1 + x2/2, ठीक है, कॉमा y1 + y2/2, मिड पॉइंट आ गया। तो बच्चों कितना आया ये, कहोगे सर ये 2/2 ये तो 1 हो गया, और ये 6/2 ये सर 3 हो गया। सर हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए बहुत सारी चीजें आ गई, ये बच्चों इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। तो कहोगे सर इसका फिक्स पॉइंट तो पता ही पड़ गया, वो m है। सर आप इसका स्लोप और निकाल दो। तो हमने कहा ये बेटा ये लाइंस क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो यानी ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो मुझे जल्दी से बताओ इस लाइन का स्लोप कितना होगा। कहोगे सर इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1, क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, समझ में आ गया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो जो स्लोप क्या होगा, -2 अपॉन -4, कितना आया, 1/2। तो कहोगे सर इसका 1/2 है तो इसका हम डायरेक्टली आप बता देते हैं, इसका होगा -2, क्योंकि सर दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है ना, तो ये 1/2 होगा तो उसको -2 होना पड़ेगा। लेकिन अभी भी आप नहीं समझ पाते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिएगा कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। बच्चों अगर ये 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, क्लियर कट नजर आ रहा है, -2 हो जाएगा। तो कहोगे सर अब तो इक्वेशन आ गई, क्योंकि सर हमको तो फिक्स पॉइंट पहले से ही पता है। कहाँ है हमारा फिक्स पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है, ये स्लोप कहाँ है, ये। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। ये बच्चों आपका आंसर आ गया फुल एंड फाइनल। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे, ये आंसर आ गया। ठीक, तो बच्चों ये तो क्वेश्चन फिलहाल क्लास 10th का ही था, क्योंकि इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला वगैरह सब यूज हो गया। चलिए भाई, उसके बाद बच्चों फिर से वही क्वेश्चन दोबारा आ गया क्लास 10th का, 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। 14th क्वेश्चन पे हम मूव करने जा रहे हैं। बच्चों ये बड़े बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान के चलिए, क्योंकि अगर आप 11th के भी अपने स्कूल के एग्जाम्स देंगे ना तो टीचर यहीं आसपास ही क्वेश्चंस बनाता है इसकी। चलिए भाई, क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो बच्चों एक तो एक कंसेप्ट होता है जेई वाले बच्चों के लिए, वो भी काम कर सकता है।
लेकिन जो जेई वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर वो लगा दोगे तो टीचर स्कूल में काट देगा। तो पहले मैं मेथड नंबर 1 बताता हूँ जो स्कूल वाले मेथड से चलेगा, फिर मेथड नंबर 2 बताता हूँ जो जेई वाले मेथड से चलेगा। तो आप दोनों के लिए रेडी हो जाओ। चलिए, सबसे पहले मेथड नंबर 1। कौन सा? स्कूल वाला मेथड। कैसा? स्कूल वाला मेथड। और फिर लगाएंगे जेई वाला मेथड। ठीक, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका आंसर जल्दी निकाल के दे देगा। तो बच्चों कौन सा पॉइंट है? -1, 3। इस पॉइंट को मान लो पी। कौन सी लाइन है? 3x - 4y -16 = 0। क्या निकालना है? इसका फुट। माई फुट नहीं, इसका फुट, यानी कि परपेंडिकुलर का फुट। ठीक है ना? तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, आपको ये फुट निकालना है, आप उसको कुछ एज्यूम कर लो, a, b। तो तुम कहोगे सर ये a, b पता है क्या है सर? वो सर इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी है। तो सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो दोनों इक्वेशंस को क्या करता है? सेटिस्फाई भी करता है। तो सर a, b किसको सेटिस्फाई करेगा? लाइन की इक्वेशन को। तो लाइन की इक्वेशन में a, b पुट कर दो तो एक इक्वेशन बन जाएगी 3a -4b -16 = 0। बोलो भाई, समझ में आया ना सबको? ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो बच्चों, तुम फिर से कहोगे कि सर लाइन परपेंडिकुलर है, तो सर इसके स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो सर m1 का स्लोप अभी आपको बताता हूं। ठीक है ना? आप इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। तो हम लगा देते हैं y2 -y1। ध्यान दीजिएगा भाई, y2 -y1 अपॉन x2 -x1। ठीक। अब बच्चों दूसरी लाइन का स्लोप बताओ। मैं बच्चों चिल्ला चिल्ला के बता पाता हूँ कि x + by + c = 0 कोई भी लाइन अगर गिवन होती है तो उसका स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और अगर आपको नहीं याद है, आप भूल गए हैं, तो आप इसको याद रखिए कि लाइन की इक्वेशन से आप डायरेक्ट स्लोप लिख सकते हैं। ठीक। और बच्चों अगर आप स्लोप लिखेंगे आप इसका, जिसको आपने नाम दिया है m2, क्या होगा? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y बच्चों -4 है, उसका स्लोप हो जाएगा 3/4। अब बच्चों क्या करेंगे? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर देंगे? -1, क्योंकि आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो बच्चों यहां से आपके पास एक इक्वेशन तो पहले ही बन चुकी थी, एक इक्वेशन यहां से बन जाएंगी। दो इक्वेशन जो अननोन, सॉल्व करोगे ए भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो सॉल्व भी कर देता हूं, तो ये 3b - 9 -4 टाइम्स a+1। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप अभी लिख रहा हूं। 3b - 9 कितना हुआ बच्चों? -4a - 4। तो बच्चों ये कितना हो गया? ये हो गया 3b + 4a -9 + 4 = 0। तो बच्चों कितना हो गया? ये 3b + 4a - 5 = 0। तो बच्चों एक इक्वेशन ऊपर वाली, दूसरी इक्वेशन नीचे वाली को सर सॉल्व कर लो। मैं कहा कैसे सॉल्व करें? ए और बी के कोफिशिएंट ही अलग अलग है। तो तुम कहो सर सेम बना लो। सेम बना ले, सेम बना लें। तो एक काम करो, नीचे बी का कोफिशिएंट क्या है? 3, ऊपर बी का कोफिशिएंट क्या है? 4। तो कहोगे सर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का। तो चलो पहले ए वाला टर्म लिखना। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 बी, 4 5 जा 20 = 0। ठीक है? ऊपर वाली आओ। 3 3 जा 9 ए, 3 4 जा 12 बी, 3 16 जा 48 = 0। अब क्या करेंगे? हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो सॉल्व करना इक्वेशन तो कोई भी कर सकता है भाई, सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है? दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे? सीधा सीधा ऐड कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म। ठीक। ये कितना होगा? 25। ये कितना आया? 8 + 0 बच्चों 8 होता है, और 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। -68 = 0। बच्चों पॉइंट बेहद अजीब आ रहा है, लेकिन चलो लिख लो। 68/25। इस पॉइंट को देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन यही आंसर होगा। चलो कोई बात नहीं। अब बच्चों अब क्या करोगे? इस ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप क्या निकाल लोगे? बी निकाल लोगे। तो जल्दी से हमने फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया है, और यहां से बच्चों आप सॉल्व करके क्या निकाल लेना?
बी निकालने। तो ये बच्चों का आप काम खुद कर लेना घर पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका स्कूल वाले मेथड से कंप्लीट। तो यही था ए कॉमा बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेकिन तुमको लग रहा होगा कि सर टाइम तो लगा है। हमने कहा ठीक है, शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट देखो, पहले शॉर्टकट का स्टैंडर्ड देख लो भाई। ये जेई में आपको यूज भी करना पड़ेगा, और समय आने पे मैं आपको इसकी प्रूविंग हो पाएगी तो बता दूंगा, वरना प्रूविंग की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली याद कर लो अभी तो। अगर कोई पॉइंट x1 y1 और आपको इसके पास लाइन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो बच्चों आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी एक ही बार में निकाल सकते हो। मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ए कॉमा बी, या मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एक्स कॉमा वाई, या मान लो एक्स कॉमा वाई, ठीक। तो बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है? अच्छा ये भी बात समझ लेना, कभी कभी आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया, लेकिन उसने वो पूछा ही नहीं था। उसने पूछा था कि बताओ इस पॉइंट की इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज क्या होगी। तो तुम कहोगे ये सर पॉइंट जितना ऊपर होगा इसकी इमेज उतनी नीचे होगी। तो हम लोग कंसेप्ट पहले वही चलेंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, उसके बाद हम ये कहेंगे भैया इसकी इमेज उतनी ही नीचे है, उसका नाम है पी डैश एक्स डैश वाई डैश। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट इसके बराबर कर देंगे, तो हमारे पास एक्स डैश वाई डैश निकल करके आ जाते हैं। और मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जनरली से जानते हो। तो बच्चों यहाँ पर कभी कभी पॉइंट की इमेज लाइन के रिस्पेक्ट भी में भी निकालने के लिए पूछी जाती है, ये भी आपको ध्यान देना हो, ठीक है। चलिए बच्चों एक ही बार में समाप्त करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टैंडर्ड समझिए, आपको लिखना पड़ता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों स्टैंडर्ड होता है, इसको यूज करके आप x कॉमा वाई तुरंत निकाल सकते हो, तुरंत, नो प्रॉब्लम। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बच्चों आपको क्या करना होगा, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन है उसकी सारी वैल्यूज इसमें डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन कंपेयर कर दे, जो कंपेयर कर देते हैं। पॉइंट बताना इसके पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट क्या थे। सर कहोगे सर पॉइंट थे -1,3, ये पॉइंट बन गया -1,3। और सर लाइन की क्वेश्चन थी 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आगे -16। कहोगे सर यहाँ पुट कर दें, आप बिल्कुल पुट करो। देखो x माइनस एक्स वन प्लस वन हो जाएगा अपॉन ए क्या है 3, y माइनस वाई वन अपॉन बी क्या है -4। ये देखो बच्चों b -4 है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक। चलिए इज इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों, ए एक्स वन बी वाई वन। तो ये पॉइंट उठा के इस लाइन की क्वेश्चन में डाला गया है, तो तुम भी डाल दो। और माइनस लगाने के बाद डालो 3 × -1 -4 × 3 -16, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या था बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर। और -4 का स्क्वायर लिखो या 4 का स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। हो गई। अब बच्चों इसको आप क्या करो, एक बार इसको इसके इक्वल करो तो एक्स आ जाएगा, एक बार इसको इसके इक्वल करो तो वाई आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे मन में आया कि सर एक बार क्रॉस चेक करें, क्योंकि आपने एक्स निकाल लिया था। क्या निकाला था, 68/25। चलो चेक करते हैं सर इससे आता है, और अगर आ गया सर तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर। तो हमने क्या किया, x+1/3 को उसके बराबर करते हैं -10। बच्चों फिर कितना है, ये हुआ -3, ये हुआ -12, और ये हुआ -16। नीचे बच्चों कितना है, 25। कितना है, 25। x+1/3 इज इक्वल टू बच्चों कितना हुई, माइनस और माइनस माइनस +13 है। पक्का ना, हमने काउंट नहीं किया। ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ो। 25, अरे क्या 25 25, ऐसे ही क्यों कर रहे हो, मल्टीप्लाई मत करो ना, ऐसे करो। क्या करो, x+1 इज इक्वल टू बच्चों ये कितना हुआ, 3 को उधर ले जाओ, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 अपॉन 25, यहां तक आ गई। अब बच्चों +1 को उधर किसका दो, ऐसे जल्दी हो जाएगा ना। अब चेक करो जरा अपना आंसर, क्या आंसर बच्चों, अरे बच्चों 68/25 आ गया।
आ गया, इसका मतलब क्या है, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है ना। ये देखो वही आंसर से। अब बच्चों एक बार आप क्या करोगे, इसको जो है ना, इसके इक्वल कर देना तो तुम्हारा y निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का कंसेप्ट सही है ना। तो ये क्या है, जेई वाला मेथड, ये हो गया मेथड नंबर 2। कौन सा मेथड हो गया, जेई वाला मेथड। बच्चों ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मतलब सिर्फ आईआईटी जेई नहीं होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सिर्फ जेई का एग्जाम थोड़ी ना होता है। आप बिट्स पिलानी का एग्जाम दोगे उसमें भी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप वीआईटी का पेपर दोगे उसमें भी ये पेपर शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा। इसके अलावा बच्चों आप शिव नादर यूनिवर्सिटी का पेपर दोगे तो उसमें भी ये पेपर शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा। उसके अलावा बच्चों आप बैंगलोर में कर्नाटक स्टेट का पेपर दोगे तो उसमें भी एक शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा, उसके कॉमेड की कहते हैं, कॉमेड की। इसके अलावा बच्चों आप महाराष्ट्र का एमएचसीईटी दोगे उसमें भी ये क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा। तो जेई का मतलब सिर्फ आईटी जेई नहीं होता, जेई का मतलब समझ लो, जेई का मतलब होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये कई सारी स्टेट्स कराती है, जैसे वेस्ट बंगाल भी कराती है जेई, तो वेस्ट बंगाल जेई हो गया, समझ गए। तो ये जेई वाला कंसेप्ट हो गया, क्या हो गया, जेई वाला कंसेप्ट। इसको यूज करके आप आंसर जल्दी निकालिए, ठीक। लेकिन सर एक बात बताओ कि क्या कोई ऐसा कंसेप्ट होता है सर जिसमें हम इमेज भी निकाल पाए डायरेक्टली। हाँ बच्चों इमेज भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास फिक्स पॉइंट x1 y1 है ना, और अभी आपने क्या निकाला था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताया था, ये x, y है बताया था ना। लेकिन बच्चों मान लो अगर तुम्हारे पास इमेज के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश, तो ध्यान दीजिएगा हम x डैश y डैश को कैसे निकालेंगे। लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन है बच्चों, देखो उसको भी एक ही बार में कर सकते हो, सेम इक्वेशन लिखो, देखो सेम इक्वेशन लिखना है, समझो, लिखो, चलो लिखो बताओ, एक्स डैश माइनस x1 अपॉन ए, y डैश माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ए x1 बी y1 सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। अरे कहोगे सर इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, इसमें तो बस सर आपने क्या किया है, टू अलग से मल्टीप्लाई किया, बाकी तो सब कुछ वही है। अब क्या करना, सारी वैल्यूज पुट कर देना, एक बार इसको इसके इक्वल कर देना, तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश आ जाएगा। इसको इसके इक्वल कर देना तो क्या आ जाएगा, वाई डैश आ जाएगा। और एक्स डैश वाई डैश क्या होंगी, इसकी डायरेक्टली इमेज पहुंच जाएगी। तो बच्चों इमेज को भी निकालने के लिए जेई वाला कंसेप्ट आप डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन टू मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया जेई वाले मेथड से इमेज निकालना, ठीक है। जेई वाला मेथड फॉर ऑब्टेनिंग, क्या, फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, समझ गए। ये इंडिकेशन मैंने लिख भी दिया क्या है ये। लेकिन बच्चों आपको स्कूल में तो स्कूल वाला मेथड लगाना पड़ेगा, ये स्कूल वाला मेथड ऐसे ही लगाओगे आप तब जाकर के नंबर मिलेंगे, और ये क्वेश्चन आते हैं जो अभी 3 4 एक साथ करे हैं, 12 13 14 15, ठीक है। ओके बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा हो गया, कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 14 अभी आपने किया था, कहोगे सर 15 तो एकदम हलवा है, क्या है, हलवा। कहोगे सर हलवा तो पसंद नहीं है, जलेबी है, तो बताओ। ठीक है, ये वाला 15th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे डाल दिया। क्या लिखा है, लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स एट अ पॉइंट -1, 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो बच्चों कल मैंने एक लाइन का नॉर्मल फॉर्म बताया था, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये कंफ्यूज ना होइएगा। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करा देता हूँ, दोबारा देखिएगा जब, जो काफी सारे बच्चे इसमें गलत भी लगा देंगे कॉन्सेप्ट। कल मैंने बच्चों आपको बताया था एक लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में उसका एक सेगमेंट आ जाता है, जब कोई भी लाइन का सेगमेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आ जाता है,
तो इस वाले पार्ट को कहते हैं एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और इस वाले पार्ट को कहते हैं वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। तो ऐसे केस में लाइन के पास दो फिक्स पॉइंट आ जाते हैं, एक ए कॉमा जीरो और एक जीरो कॉमा बी, यानी कि दो पॉइंट्स पता पड़ जाते हैं जिससे ये लाइन पास हो रही होती है। जब हम दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो वो बहुत आ जाती है निकल के एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसका मतलब क्या होता है कि x के नीचे x एक्सिस इंटरसेप्ट प्लस y के नीचे y एक्सिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वन। लेकिन बच्चों नॉर्मल फॉर्म में हमने कुछ और बताया था कि कभी भी ओरिजिन से लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ पता जिस p और परपेंडिकुलर x एक्सिस से एंगल बना रहा हो अल्फा, तो आप इस लाइन की इक्वेशन बताओगे x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। यानी कि अगर हम लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म। नहीं भी जानते हैं, आप भूल गए हैं तो प्लीज अभी इतना ही याद रखिए कि नॉर्मल फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन एकदम अलग है, हो सकता है कई बच्चे इसको रिलेट कर दें। चलो पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने एक बात देखी होगी, हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं बार बार डायग्राम बार बार बना रहे हैं, आपने एक बात ध्यान दी। चलिए, यानी बिना डायग्राम के क्वेश्चन होते नहीं है ये। क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। अरे सर देखो ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन। लाइन की क्वेश्चन बताओ क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट। अरे कहां मीट करता है परपेंडिकुलर, -1,2। तो पूछ रहा बताओ अबाउट सी क्या होगा। तो सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कैसे, क्योंकि सर नॉर्मल फॉर्म थोड़ी नहीं, अगर नॉर्मल फॉर्म होता तो परपेंडिकुलर की लेंथ पता होती, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा होता वो पता होता। तो सर ये तो पता नहीं है कि वो एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, तो आप कैसे करेंगे। तो ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। सर देखो आपको एम और सी निकालना है, मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताता हूँ कि सर ये पॉइंट तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, तो ये क्या करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सर आपकी एक इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी एक इक्वेशन बन गई आपकी क्या, 2 इज इक्वल टू सी माइनस एम। एक इक्वेशन बन गई, ठीक। दूसरी बना देता हूं सर। सर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहले ही लिखा है, इसका तो स्लोप सर पहले ही नजर आ रहा है कि क्या है, m है। सर इस वाली लाइन का स्लोप आप निकाल लो, दो पॉइंट्स आपको पता है, एक ओरिजिन एक -1,2। तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो स्लोप सर इसका कितना है, -2। क्या है, -2। क्या है, -2। अरे बेटा इसका स्लोप -2 है तो इसका क्या होगा, 1/2, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो तुम कहोगे सर इसका स्लोप, आपने इस लाइन का स्लोप बता दिया 1/2। तो सर ये तो क्वेश्चन और आसान हो गया। आप एक काम करो सर, आपको सर ये सब करने की जरूरत ही नहीं, तब तो फिर क्वेश्चन एक ही बार में खत्म हो गया। ये तो आपने एक्स्ट्रा इक्वेशन बना दी। आप सर डायरेक्टली क्या करो, इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये देखो डायरेक्टली इक्वेशन, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये कितना हो जाएगा, 2y-4 इज इक्वल टू x प्लस वन। बच्चों उसको सही से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा, तो सर 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस 4, कितना हो 5। सर इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और सर इसको अब कंपेयर कर दो किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो बच्चों m क्या नजर आएगा, हाफ, c क्या नजर आएगा, 5/2। तो बच्चों क्वेश्चन तो हो गया एक ही बार में, ठीक है। समझ में आ गया सबको, तो भाई आप लोग समझ पाए, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
अब बच्चों 16 से क्वेश्चन कुछ इस तरह के हैं, जैसे मान लो आपको स्कूल का पेपर किसी टीचर को डिफिकल्ट देना हो तो वो 16 टाइप का क्वेश्चन डाल देगा। ठीक है, ये देखो सर, क्या लिखा है। इफ P and Q are the length of perpendicular from the origin to a lines this and this, prove that एक ऐसा रिलेशन है। ठीक है बच्चों, मैं क्या करता हूं, ओरिजिन से लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ को क्या कर देता हूं, P और Q के बराबर कर देता हूं। तो बच्चों मैंने कल आपको कंसेप्ट बताया था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का, और अगर नहीं आते तो मैं अभी आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा, डोंट वरी। तो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर की लेंथ है P और यहाँ पे परपेंडिकुलर की लेंथ है Q। कौन से पॉइंट से डाला गया है, ओरिजिन से। कौन से पॉइंट से डाला गया है, ओरिजिन से। कौन सी लाइन पे डाला गया है, एक लाइन है बच्चों x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। और सर दूसरी लाइन है आपकी x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। तो तुम कहोगे सर ये दोनों केसेस में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखते कैसे हैं। बेटा हमने ये कल बताया था, एक बार आप दोबारा समझ लो, मैं दोबारा अगले पेज पे बता देता हूँ। ये आपका हो गया रिवीजन, कि यदि आपके पास कोई भी पॉइंट हो x1 y1, परपेंडिकुलर की लेंथ l हो, लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो बच्चों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या बताई थी बेटा, बताओ। ओके, कल पढ़ा था लेकिन याद नहीं है, दोबारा लिखते हैं। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, कल ही मैंने पढ़ाया था। चलिए भाई, तो बच्चों इसको लगा दो सीधा सीधा। पी क्या होगा बच्चों, जल्दी से बता दो। कहोगे सिर्फ सीधा उठा के पहले पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। 0 इंटू कॉस थीटा, 0 इंटू साइन थीटा। सर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें, इसको उधर ले आते। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी। ठीक, 0 इंटू कॉस थीटा, 0 इंटू साइन थीटा, फिर आगे क्या है, सी की जगह माइनस के कॉस 2 थीटा। फिर क्या लगता है सर, मॉड भी लगता है, मॉड लगा देना। अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गया, ए की जगह कॉस थीटा है, बी की जगह माइनस साइन थीटा है। और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो भी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो खुशी खुशी कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और बच्चों अगर ये वैल्यू 1 होती है तब तो कोई काम ही नहीं बचा ना, रूट 1 तो 1 होता है, तो आप सीधा सीधा क्या करो, इसको हटा दो। ठीक है ना, इसका कोई काम ही नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला मॉड आपको नजर आएगा। कहोगे सर ये भी सब तो टर्म्स चलेंगे, क्योंकि 0 से कोई मल्टीप्लाई करने में कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है। हटाओ सर इसको भी। और सर मॉड के अंदर माइनस के कॉस 2 थीटा है, मॉड लगाए तो माइनस भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सर ये वो हो जाएगी वैल्यू के कॉस 2 थीटा। कितनी हो जाएगी, के कॉस 2 थीटा। तो सर ये पी आ, बेटा यही वर्किंग यहाँ पे भी कर दो। बताओ क्यू क्या होगा। कहोगे सर मॉड लगाए, हाँ 0 इंटू सेक थीटा, 0 इंटू कॉसेक। और बच्चों इस के को इधर खिसका दो, माइनस के इक्वल टू 0 लिख दो, क्योंकि लाइन को लाइन के फॉर्म में ही लिख दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के अपॉन मॉड के अंदर। बच्चों हमें लगता है मॉड के अंदर अब की फंस जाएगा, लगता है आइडेंटिटी बन नहीं रही है। क्या बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ए और बी की जगह सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये फंस गया, यहाँ पे देखना पड़ेगा। बच्चों माइनस के का मॉड तो के हो गया, अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या करें इसका, ये तो पता ही नहीं। चलो बच्चों भी ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों ये कह क्या रहा था, अरे ये तो प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर करोगे तो उसका सम क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा। ऐसा ये करने को कह रहा है। तो बच्चों अब नेक्स्ट पेज पे लगता है चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा सेटिंग करके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तभी लग रहा है कुछ क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज एक क्वेश्चन रुक जाएगा, नहीं तो स्पेस कम पड़ेगी। ये बच्चों मैं वापस वहीं पहुंच गया। और ये आपका क्वेश्चन रहा, क्या प्रूफ करना है, पी स्क्वायर
प्लस 4q² इज इक्वल टू k²। p² क्या था, प्लस 4q² इज इक्वल टू k²। तो बच्चों p² प्लस 4q² निकाल लो, वो k² आ जाएगा। बताओ p² कितना होगा, क्योंकि सर वो होगा k² cos² 2θ। सर 4q², सर 4 तो लिख दिया, q² हो जाएगा k² और नीचे सर स्क्वायरिंग नीचे भी जाएगी, तो वो हो जाएगा sec² θ प्लस cosec² θ। ये बन गया। अब सर इसी को सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि भैया ये क्या आएगा, k² आएगा। इसी में बच्चों आपको काम करना है, क्योंकि सर k² पूरी क्वेश्चन से अभी कॉमन तो निकाल ही लेते हैं। ये सर हो गया cos² 2θ, लेकिन cos 2θ सर सही में था, एक बार चेक कर लो। हाँ ठीक था प्लस 4 अपॉन, सर sec² θ क्या होता है, 1 अपॉन cos² θ। इसको अलग से देखो जरा, sec² θ बच्चों ये होता है, cosec² θ बच्चों ये होता है। तो बच्चों अगर हम इसका एलसीएम वगैरह लें तो क्या आता है, ये आएगा cos² θ sin² θ, और ऊपर बनेगा sin² θ प्लस cos² θ। अरे ये तो 1 होता है, छुपा बैठा था। तो ये हो गया 1 अपॉन sin² θ cos² θ, है ना। तो सर ये वैल्यू क्या हो गई, ये बच्चों डिनोमिनेटर को जैसे ही मैंने सिंप्लीफाई किया ना, तो ये क्या है, 1 अपॉन sin² θ cos² θ। तो 1 अपॉन बच्चों ऊपर पहुंच गया, sin² θ cos² θ। बोलो भाई यहां तक समझ में आया सबको, ये रफ वर्किंग हटा देते हैं, ठीक है। ओके यहां तक समझ में आ गया। इसके आगे बच्चों बताओ क्या करेंगे, और सर k टाइम्स क्या लिखेंगे, cos² 2θ। सर हो जाएगा क्वेश्चन, हमने कहा कैसे बेटा, सर एक काम करो, ये जो 4 है ना उसको लिख दो 2, और sin θ cos θ ऐसे लिख दो, और इस पे पूरे पे स्क्वायर लगा दो। हमने कहा अच्छा सर ये cos² 2θ है, ठीक है सर। और सर ये जो वैल्यू होती है ना 2 sin θ cos θ, ये वैल्यू होती है sin 2θ, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, तो sin²2θ बन गया। बोलो बन गया। और सर इतना देखते ही क्या हो गई, खुशियां आ गई। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, sin² θ प्लस cos² θ हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, k²। तो बच्चों मैंने कहा था ना, जब टीचर को लगेगा कि आपका पेपर टफ बनाना है, तो वो यही क्वेश्चन दे, और वो टीचर जो है इसी तरह से आपको रोकेगा करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन था ना, चलो बच्चों क्वेश्चन हो गया, लेकिन बच्चों क्वेश्चन था इजी। अगर आपको सारे स्टैंडर्ड्स पता है तो क्वेश्चन आप भी कर लोगे, बस सॉल्व करने की देरी होती है। क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 से पहले मैं 2 मिनट का भी ब्रेक लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। पहले 17th वाला क्वेश्चन और 18th वाला क्वेश्चन अभी मैं आपको लगा के दे रहा हूँ, वो तब तक आप खुद से ट्राई करो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इसका डिस्कशन मैं आपके साथ अगले वीडियो में जल्द ही करता हूँ। अरे पेज फिर खत्म हो गए, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट पेज। ये बच्चों, तो मुझे 17 और 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन को पॉज करके लिखिए, और 18 क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपके साथ अगले वीडियो में जल्द ही मिलता हूँ। ठीक है बच्चों, जल्दी से कंप्लीट करिए।